सर्दियाँ आ गई हैं और हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। इस मौसम के अकॉर्डिंग हमारी बेस्ट स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? खुश्क जेल पे भी लगा लेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। आपने मॉइस्चर लॉक करना है तो मॉइस्चर होगा तो लॉक होगा ना। आजकल हम 5 स्टेप्स फेशियल्स घर करते हैं, तो क्या ये एक हेल्दी एक्ट है? ऐसा कर लेना चाहिए हमें? कि हम तो लीमू लगाते हैं मुंह पे, वो विटामिन सी है। उसके बाद लगा के आप किसी किस्म की हीट के आगे आप चले गए तो आपका इतना गंदा बर्न मार्क पड़ेगा। स्ट्रॉबेरी लेग्स और स्ट्रॉबेरी आर्म्स होते क्यों हैं? क्या रीज़न होती है और इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं? किसी भी स्क्रब के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो एप्रिकॉट स्क्रब है वो बहुत हार्श होता है, उसको ना इस्तेमाल करें। कोई ऐसी चीज जो आपकी स्किन के ऊपर एब्रेजन करे वो आपने अवॉइड करने। हाथ तो बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये जो नकल्स वाला प्रॉब्लम होता है ना, ये बड़ा प्रोमिनेंट होता है। नकल्स खत्म करवाने का डार्कनेस होती है आपके हाथों की या पाँवों की, वो कैसे खत्म हो सकती है? और क्लिनजिंग हर रोज करना क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क नज़र आता है। और इसी सिचुएशन पे हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। कभी तो हम रेटिनॉल यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और कभी हम डिफरेंट टोटकों के ज़रिए अपनी स्किन को साफ़ और निखारना चाहते हैं, लेकिन यही गलतियाँ आपकी स्किन को बहुत बुरी तरह से डैमेज करती हैं। तो आज के इस एपिसोड में डॉक्टर अरीज खालिद आपको बेहतरीन टिप्स देंगी कि जिसकी वजह से आप अपनी स्किन को अच्छा भी रख सकते हैं और कॉम्प्लेक्शन भी डल नहीं होगा। तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर अरीज खालिद। जैसे कि आप कॉस्मेटिक सर्जन हैं, तो आज हमने स्किन से रिलेटेड और कॉस्मेटिक से रिलेटेड आपसे ढेर सारे सवाल पूछने हैं। सबसे पहले जो आज का सवाल है वो ये है कि जैसे बहुत विंटर्स का मौसम आ रहा है, माशाल्लाह से सर्दियाँ आ गई हैं और हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, हमारे हाथ पाँव बहुत ड्राई हो जाते हैं और ड्राइनेस की वजह से बहुत डार्क नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस मौसम के अकॉर्डिंग हमारी बेस्ट स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? अच्छा, बेसिकली होता ये है कि लोगों को लगता है कि क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो शायद हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। एक तो होता ही है कि जब आपने गर्मियों में है तो आपका सन ब्लॉक डेफिनेटली सीबम कंट्रोल होता है, और जब आपका ये मौसम आता है या ट्रांजिशन आ रही होती है और विंटर आती है तो आप बेसिकली थोड़ा क्रीमी फॉर्म पे चले जाते हैं। सन ब्लॉक लेते हुए सबसे बड़ी एहतियात ये होती है कि आप मेडिकेटेड लें, और इट शुड बी मोर देन SPF 60। ठीक है, इससे कम वाला या जो होता है ना कि बेस में जी ये थोड़ा सा SPF डला हुआ है, 15 है, फलाना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सिर्फ ज़रूरी नहीं होता कि आपने धूप में निकलते हुए लगाना है, आपने इवन ये जो लाइट्स इंडोर लाइट्स होती हैं इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी जो होम केयर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। सारी प्रोडक्ट्स आपको चेंज करनी होती हैं, इंक्लूडिंग आपका फेस वॉश। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं लगानी इस मौसम में, जिनमें टोनर, ठीक है, वो अब ये मौसम नहीं है तो आप टोनर नहीं लगाएंगे। इसके अलावा एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग आपने हार्ड नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी स्किन ड्राई हो रही होती है, तो अगर आप एक्सफोलिएट ज़्यादा करेंगे तो स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मॉइस्चराइज़ करने का एक जो बिल्कुल सही तरीका है, और आपके तकरीबन आप कह लें कि 70 से 80% मसाइल चले जाते हैं, वो बेसिकली अगर आप डैम्प स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। आप खुश्क जेल पे 2 kg भी लगा लेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मॉइस्चर लॉक करना है तो मॉइस्चर होगा तो लॉक होगा ना। मतलब अगर आप फ़र्ज़ करें ड्राई स्किन पे लगाते जा रहे हैं, वो आप यही कहेंगे जी आधे घंटे में मेरे हाथ फिर वैसे ही हो गए। और मॉइस्चराइज़र बेस्ट टाइम होता है जब आप नहा के निकलें, क्योंकि अब हमने नहाना भी गर्म पानी से, और वो तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप ठंडे पानी से नहाएं। अब आप अगर गर्म पानी से नहा रहे हैं तो आप अपने जो बाथ का टाइम है वो कम कर देंगे, उसका स्पैन लंबा नहीं होना चाहिए। आप जितनी जल्दी लाइक 10-15 मिनट के अंदर वाइंड अप कर सकते हैं तो वाइंड अप करके आप जल्दी निकलें, और जिस वक्त आपकी बॉडी डैम्प है तब आप मॉइस्चराइज़र लगा लें। ठीक है, और आपने वेट नहीं करना कि अच्छा जी अब आपके वो स्केल बन रहे होंगे फिर आपने अब मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू करना है। तो इसके अलावा आपके जो मॉइस्चराइज़र है उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी है कि सेरामाइड्स हों। ठीक है, कोई भी कंपनी है लेकिन उसमें सेरामाइड शामिल होना चाहिए। और ये उसके पीछे लिखा होगा कि इसमें सेरामाइड्स शामिल है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप उसके जिस वक्त इंग्रेडिएंट्स पाएंगे तो उसमें डेफिनेटली सेरामाइड्स लिखा होगा। रेटिनॉल्स नहीं लगाने आपने, अगर इवन आप वैसे भी लगा रहे हैं तो ज़रा ब्रेक दे दें उनको। वैसे भी जब आप गर्मियों में भी लगा रहे होते हैं तो वो ट्वाइस अ वीक से ऊपर नहीं आपने लगाना होता, प्लस उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइज़ लाजमी करना होता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में इट्स अ बिग नो।
ठीक है। और अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं। और प्लीज़ रेटिनॉल्स यंग बच्चियों के लिए नहीं है, टीनेजर बच्चियों के लिए नहीं है। वो जो आप आके कहते हैं ना कि जी हम तो 7 स्टेप की कर रहे हैं रूटीन, हम तो 11 स्टेप की कर रहे हैं, प्लीज़ आपकी स्किन को इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको मिनिमल पे रखें, ऐसे पे रखें जिसको आप आगे फर्दर कैरी ऑन कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को ऐड ना करें अपनी रूटीन में जो आपने फैशन के तौर पे शुरू में कोई कर ली 1 डेढ़ महीना, और उसके बाद आप जितना ज़्यादा स्किन को छेड़ेंगे अपनी मर्ज़ी से उतने ज़्यादा उसमें मसाइल होंगे। डॉक्टर अली, जैसा भी है ना कि हमारी स्किन उन चीज़ों की फिर यूज़ टू हो जाती है, जब हम एकदम से उन्हें छोड़ते हैं तो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं चीज़ें। यूज़ टू भी हो जाती है। दूसरा देखिए, हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं होता कि इसमें एक्चुअल कंटेंट क्या है। और बहुत सारी ऐसी क्रीम्स हैं जिनको लोग बहुत बेज़रर समझते हैं और उनकी एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं और उनको ये लगता ही नहीं कि इसमें कुछ डेंजरस भी होगा। और उनमें यूजुअली बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट होता है, मर्करी का होता है, स्टीरॉइड्स का होता है, बहुत सारी डेंजरस चीज़ों का होता है जिसका आपको आइडिया नहीं है। हर स्किन टाइप डिफरेंट है। इवन अगर आप 3 से 4 बहन-भाई हैं, उन सबकी स्किन डिफरेंट होगी। सबको डिफरेंट प्रोडक्ट्स चाहिए। तो वो जो एक होता है ना कि जी मैं ये लगा रही हूँ तो तुम ये लगा रहे हो, पाकिस्तान में स्टाइल यही है ना कि हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर की भी जो दवाई खा रहा हो दूसरे कहते हैं मैं भी ये खा रहा हूँ तुम भी ये खा लो। तो प्लीज़ स्किन के साथ ये नहीं करना। जितना ज़्यादा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जितना ज़्यादा आप छेड़ते हैं मसाइल उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पीछे गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर अली, जैसे आप बता रही हैं कि टीनेज लड़कियों को तो स्पेशली इतना ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो अब एस्थेटिक्स का दौर है, आप खुद भी माशाल्लाह कॉस्मेटिक सर्जन हैं। अब तो हर चीज़ का आप लोगों के पास हल है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर किसी की डबल चिन है तो उसके लिए भी प्रोसीजर है, किसी के फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। और अब मतलब खूबसूरती या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं कि हम लोग बच्चियों को लेके भी जाते हैं, माएँ अपनी जवान बच्चियों को लेके जाती हैं कि नहीं भई इसका ये मसला ये ख़त्म कर दो, इसका तो रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाता है, इसके तो ये मसला है, इसको तो कोई देखता नहीं है, मेरी बेटी तो प्यारी नहीं लगती। मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट सब माइंडसेट्स माँओं के भी हो गए हैं। और वो फिर जब सर्जन्स के पास जाती हैं या एस्थेटिक्स में जाती हैं तो वो तो इतनी बड़ी लिस्ट बता देते हैं कि ये प्रोसीजर्स हैं, आप ये करवा लें, इतनी सेटिंग्स होंगी, इतना पैसा लगेगा और आपको हम रिजल्ट्स दे देंगे, आपकी बेटी का ये मसला हल हो जाएगा। तो छोटी एज में इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना क्या सही है? अच्छा, वैसे ना अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत कम होता है कि माएँ अपनी बच्चियों को लेकर आएँ। होता ये है कि बच्चियाँ माँ को उठा के लाती हैं कि जी हमारा ये करवाएँ। नहीं, माएँ भी लेके जाती हैं बहुत कम। डॉक्टर अरी, जब मेरे पास तो बहुत कम ऐसे लोग हैं। आजकल बच्चियों में इतनी ओवर अवेयरनेस हुई हुई है सोशल मीडिया की वजह से कि बच्चियाँ बहुत फ़ोर्स करके अपनी माँ को लेकर आती हैं। ये मैं मानती हूँ कि इस वक़्त आपका सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ बहुत है। ज़्यादा और वो जो बुलिंग वाला एक कॉन्सेप्ट बहुत एग्ज़ैक्टली। ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। लाइक हम लोग जिस वक़्त छोटे होते थे हमें पता भी नहीं होता था कि किसका रंग काला है, किसके मुँह हुँ। पे दाने हैं, किसके हाथों पे क्या है। हमें ऑनेस्टली लाइक मुझे नहीं याद है कि मुझे अपनी फ्रेंड या किसी का कुछ याद हो कि अच्छा उसका मतलब उसकी बॉडी में से किसी भी कोई चीज़ में कोई मुझे फॉल्ट लगता हो। आजकल मतलब बच्चे इतने कॉन्शियस है, बच्चियाँ इवन मतलब लाइक किंडरगार्टन में मैं सुनती हूँ कि अच्छा जी वो उसने उसको बच्ची को कहा कि जी तुम्हारी मुस्ताश है। हुँ। ऐसी-ऐसी चीज़ें आती हैं सुनने में। ये अब थोड़ा-सा वही बात है कि वक़्त बदल गया हुआ है और आप मुझे ये लगता है कि ये सोशल मीडिया के नुकसानात हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देखें, अगर आप किसी भी ऐसे बंदे के पास जाएँगे जिसका बिज़नेस ओरिएंटेड वो है, वो आपको कभी मना नहीं करेगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स पे भी थोड़ा-सा फ़ॉल्ट ये है कि उनको ना कहनी नहीं आती या वो कहना नहीं चाहते। मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा यही कहती हूँ कि आप इकट्ठा बहुत कुछ मत करवाएँ, ठीक है? बहुत ग्रेजुअली चलें, थोड़ा चलें, बजट फ्रेंडली रहेगा और रिज़ल्ट्स नज़र आएँगे। अब आप अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास आ रहे हैं, एक बच्ची एक्ने के साथ आ रही है और मैं उसको कहती हूँ अच्छा तुम हाइड्रा फेशियल भी करवा लो, तुम पीआरपी भी करवा लो, तुम स्किन बूस्टर्स भी लगवा लो, ये 10 चीज़ें तुम लगा भी लो, उसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ठीक है? हुँ। उसका फ़ायदा नहीं होगा और फिर आप कहेंगे कि जी हम तो उसके पास अब जाना शुरू हुए हैं और अब हम जाते ही जा रहे हैं। आप जब भी आएँ आपका टारगेट ये हो और डॉक्टर्स को भी मैं यही कहूँगी कि जब आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो प्लीज़ उसको आपने ये नहीं समझना कि आपकी कमेटी डल गई है और ये सारी ज़िंदगी अब आपके पास आता रहे, आपका रिस्क अल्लाह लिखता है। वो अगर आप सिंसियरली किसी के साथ चलते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो मेरे पास तो जब भी कोई आके, एक तो मैं फीचर्स चेंज करने के हक़ में नहीं, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा ओवर करने के हक़ में नहीं। बहुत सारे लोग जैसे मेरे से पूछते हैं जी आप क्या करती हैं? मैं हर वो चीज़ जो मेरे क्लिनिक में मौजूद है मैं सब कुछ नहीं करती।
ठीक है। आप इंसान हैं, एक्सपेरिमेंटल एनिमल नहीं है कि आप सब कुछ मिला के जो भी, ये भी अवेलेबल है, ये भी बिल। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम आपके पास आते हैं, आप तो इतना कुछ बताती नहीं है, आप बताएं क्या होने वाला है। तो मैं कहती हूँ आपको बॉदर क्या करता है, मेरे से ना पूछें, क्योंकि हमारे पास जाहिर है जो प्रोसीजर्स हैं वो हम जहाँ से शुरू करेंगे एंड में आप पे नहीं कर सकती। आपने मुझे ये बताना है कि आपको बॉदर क्या करता है। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। एग्जैक्टली। ठीक है, और वो इट शुड बी अबाउट यू, ये नहीं कि जी आपको ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। अभी आजकल मेरे एक फ्रेंड की बेटी है, शी इज़ वेरी यंग, आई गेस वो 5th क्लास में है, और वो बहुत स्वेर किस्म की डाइटिंग कर रही थी, और मैं परेशान हो गई। और मैंने जब उसको देखा तकरीबन मेरे को 2 से 3 महीने के गैप में, और बहुत ठीक ठाक उसने वेट लॉस किया, कि जी वो फ्रेंड्स जो है ना वो बुली करती थी। और अब उसका, वो इतनी खूबसूरत बच्ची, रंग उसका पिंक, और अब वो बिल्कुल डल हुई थी। तो मैंने उसको यही पूछा, मैंने कहा बेटे अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे रंग के बारे में बात करती हैं? कहती हाँ करती हैं। तो मैंने कहा दुनिया को खुश करने की कोशिश करोगी ना तो वो कभी भी नहीं खुश होगी। वो आगे से आगे आपका कोई ना कोई पॉइंट ढूंढेगी, क्योंकि मसला आप में नहीं है, जो बुली कर रहा है उसमें मसला है, वो उसके दिमाग का और उसकी नेचर का मसला है। अब जिसने बात करनी है उसने चाहे, अब जिसने मेरे अंदर नुक्स निकालना है ना, वो मेरी किसी भी चीज़ में निकाल लेगा। वेरी ट्रू। ठीक है, मैं हर एक के हिसाब से परफेक्ट नहीं हो सकती। मुझे जिस तरह अपना आप अच्छा लगता है, या ज़्यादा मेरे शौहर को जिस तरह मैं अच्छी लगती हूँ, वेरी ट्रू। इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर यहाँ पर 200 करोड़ बंदा बैठा होगा, मैं सबको कैसे पसंद आ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं आ सकती। और ये सोचना चाहिए भी नहीं कि लोग क्या कहेंगे। आपको क्या लगता है? हाँ, रिश्तों वाले मामले बहुत नाजुक हैं, बिल्कुल उस वक्त माएँ परेशान होती हैं, लेकिन बहुत ओवर फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे छोटी-छोटी चीज़ें उनको वक्त पे देख लें। हाँ, जो एक्टिंग वाला मामला है उसको मैं ये कहती हूँ कि उसको टाइमली आप देखें, क्योंकि अगर आप उसको डिले करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो फिर ज़ाहिर है कि उसके बाद मार्क्स रह जाएंगे, फिर वो स्कार्स बन जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं, फिर वो 100% डिपेंड करता है कि वो कितना अरसा रहे हैं। वो हो भी सकता है कि ठीक हों, और हो सकता है वो बेहतर हों, और हो सकता है वो ना हों। तो वाहिद एक ये चीज़ है जिसको मैं ये कहती हूँ कि आप टाइमली देखें। उसमें आप घर के टोटके प्लीज़ मत करें। उसमें ये जो होता है ना, ये लगा लें जी, नीम पिला दें, फलाना कर दें, 2 रुपए के नुस्खे और 5 रुपए के नुस्खे, प्लीज़ उनकी तरफ मत जाएं। अच्छा, टोटकों से मुझे याद आया कि आजकल हम 5 स्टेप्स फेशियल्स घर करते हैं, 4 स्टेप्स फेशियल्स घर पे करते हैं, और डिफरेंट किस्म की होम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम डायरेक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर फेस पे ना भी करें तो हाथों पाँवों पे तो कर ही लेते हैं। तो क्या ये एक हेल्दी एक्ट है? ऐसा कर लेना चाहिए हमें? अच्छा देखिए, आप बड़े अच्छे से ये जानती हैं कि अगर मैं इस वक्त अभी कोई भी चीज़ नेट पे डालूं, ठीक है, तो कोई भी बंदा नहीं है जो उसको चैलेंज कर सके। ठीक है, अब मैं कुछ भी बोल दूं, कुछ भी कह दूं, कुछ भी लिख दूं, ठीक है। अब मसला ये कि आपको उससे मसला हो गया तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है। अक्सर अब बच्चियां आके मैं कहती हैं जी हम तो लीमू लगाते हैं मुंह पे। अब वो विटामिन सी है, उसके बाद लगा के आप धूप में चले गए, ठीक है, या आप चूल्हे के आगे चले गए, किसी किस्म की हीट के आगे आप चले गए, तो आपका इतना गंदा बर्न मार्क पड़ेगा कि जो लेके जाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में वो जाता भी नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं उसके बाद उसके लिए तैयार रहें कि उसके साइड इफ़ेक्ट अगर आपको आते हैं तो फिर आपने क्या करना है? फिर उस बंदे को आपने ढूंढना है जिसका टोटका आप सुन के गए थे, या फिर आपने अब डॉक्टर को ढूंढना है। तो आप जब भी अपनी सेहत या आप अपने चेहरे के मामले में जब पैसे बचाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपके हमेशा को 5 से 6 गुना ही लगते हैं। मैं कहती हूँ आप कम करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, और अच्छा करवा लें, वो सबसे बेहतर है। बजाय इसके कि अब हमारे पास आके लोग कहते हैं जी आप पीआरपी इतनी महंगी करती हैं, लेकिन वो जो फलानी जगह है वहाँ पर तो वो 3000 की कर रहे हैं, 4000 की कर रहे हैं। हमें ये समझाना हर बंदे को बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक बंदा जो प्लाज्मा बनाने की मशीन जिसके पास है ही 3 से 4000 की, और हमारी लाखों में मशीन है, आप सोचें कि उसकी प्लाज्मा की क्वालिटी का क्या फ़र्क होगा। आप उसके 20 सेशन करवा लें, ठीक है, और हमारे 3 से 4 सेशन आपको रिजल्ट बताते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह वो जो किट होती है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर अब आप ये कहें कि जी एक बंदे की कॉस्ट ही उसके ऊपर 200-300 आ रही है और वो आपसे 3 से 4000 ले रहा है, वो हमसे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहा है। हम जब प्रोडक्ट्स अगर क्वालिटी बेहतर करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है, और लेकिन आपको क्वालिटी भी मिलती है। हमारा कोई पेशेंट आके हमें कभी भी ये नहीं कहता कि नहीं जी हमें रिजल्ट नहीं मिला,
ठीक है। वो आके हमें यही कहता है कि जी आपने तो मुझे कहा था कि मुझे इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे तो आ गया है। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि डेफ़िनेटली मुझे खुद कभी ये नहीं होता कि अच्छा ये इसका ना ठीक हो या मैं इसके नंबर ऑफ़ सेशन बढ़ा दूँ किसी भी तरह, क्यों? कभी भी नहीं। वो कुछ और करवा लेगा। अगर देखें, मेरे ख़्याल में वर्ड ऑफ़ माउथ की पब्लिसिटी ना सबसे बेहतर होती है। वेरी ट्रू। ठीक है। मेरे से एक पेशेंट खुश है, उसके साथ कोई 10 लोग और आ जाएँगे। लेकिन एक ख़राब पेशेंट आपको 100 आने वालों को मना करेगा, यार इसके पास ना जाना। अच्छा डॉक्टर अरीज, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे ये विंटर्स में, स्पेशली समर्स में तो ऐसा इशू नहीं हुआ, लेकिन विंटर्स में मैंने ऑब्जर्व किया कि स्ट्रॉबेरी लेग्स और ये स्ट्रॉबेरी आपके आर्म्स का बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है, शायद ड्राइनेस की वजह से ड्राइनेस होता की है। वजह से। तो ये स्ट्रॉबेरी लेग्स और स्ट्रॉबेरी आर्म्स होते क्यों हैं, क्या रीज़न होती है और इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं? क्योंकि इसकी वजह से ना आपकी टांगों पे और आपके बाजुओं पे पैचेस भी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वो इतने बड़े बड़े पैच आपको प्रॉपर नज़र आ रहे होते हैं कि आपकी टांग हो तो उसका मतलब डिस्कलरेशन इस तरह की हो जाती है कि थोड़ी सी ठीक रहती है, उसके बाद इतना बड़ा पैच है, फिर आगे से ठीक है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, बेस्ट सॉल्यूशन तो उसका डेफिनेटली वो आपके पोर्स होते हैं, वो उससे प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं। बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है कि लेज़र आप करवा लें, अगर आप करवा सकते हैं तो। और अगर आपके लिए वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आपने एक्सफोलिएट करने के बाद ग्लाइकोलिक एसिड को इस्तेमाल करना है और उससे वो आपकी ये वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। सर्दियों में आपने डेफिनेटली मॉइस्चराइज, फिर वही बात है कि आप अच्छा करेंगे तो आपको वो जो डलनेस नज़र आ रही होती है ना, वो ड्राई स्किन की वजह से होती है। आप जैसे ही अपने मॉइस्चराइजिंग वाला पार्ट को बेहतर करेंगे, आपका वो जो डल हुई हुई है स्किन, अच्छा दूसरा अक्सर लोग सन ब्लॉक से भी कहते हैं कि जी हमने सन ब्लॉक लगाया तो हम टैन लग रहे थे। अगर आपने कोई सन ब्लॉक लगाया है और उससे आप टैन लग रहे हैं, इसका मतलब है वो आपके लिए नहीं था, आपने गलत सन ब्लॉक सेलेक्ट किया है। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप किसी डॉक्टर से एक दफ़ा सेलेक्ट करवा लें, तब फिर वो चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, उसके लिए आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको प्राइवेट को एक्सपेंसिव लग रहा है कि जी ये फलाना डॉक्टर बहुत महंगा है, तो आप हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें डर्माटोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ सेफ ऑप्शन। तो अगर यानी वो एक दफ़ा आपकी टांग पे या बाजू पे कहीं पैच आ गया है ड्राइनेस का, तो वो वो चला चला जाता है जाता है? बहुत आराम से, ठीक है, बहुत मतलब आराम से। विदाउट लेज़र भी जा सकता है? हाँ, हाँ, जिस तरह वो मैंने आपको फिर बताया कि आप थोड़ी-सी एक्सफोलिएशन करेंगे और उसके और बाद आप एक्सफोलिएशन किस तरह करेंगे? लाइक कोई होम इंग्रेडिएंट्स स्टेप्स होते हैं या कोई क्रीम्स होती है? आप लाइट किसी भी स्क्रब के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो एप्रिकॉट स्क्रब है वो बहुत हार्श होता है, उसको ना इस्तेमाल करें। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी स्किन के ऊपर एब्रेजन करे, यानी कि ऊपर की लेयर उतार दे बिल्कुल ही, वो आपने अवॉइड करने। सॉफ्ट किसी किस्म का भी कोई आप ले सकते हैं स्क्रब, और उससे आप करने के बाद में ग्लाइकोलिक एसिड का कोई भी टोनर आप थोड़ी देर के लिए अप्लाई करने के बाद, उसके बाद आपने बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि मॉइस्चराइज़र्स, टोनर्स और सनब्लॉक, इसके मेडिकेटेड में अगर हम जाना चाहें तो कोई बेस्ट ब्रांड्स अगर आप मेंशन कर दें कि हाँ भई ये अच्छी कंपनीज़ हैं, इनका तो आप ले सकते हैं कभी भी। अच्छा, उसमें अगर आप कहते हैं बजट फ्रेंडली और सेफ ऑप्शन, तो मुझे पर्सनली एक मेडिज़ोन कंपनी का कैपुसन है, पर्सनली मुझे वो बहुत पसंद है। इसके अलावा अगर आप ज़रा एक्सपेंसिव अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर एसीएम का है, वो एसपीएफ 100 प्लस आता है, वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जेनफर्म का सन ब्लॉक भी अच्छा है, लेकिन जेनफर्म में बाज़ दफ़ा कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि अच्छा जी उन्हें सूट नहीं किया। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि आपकी स्किन अगर, अक्सर ये होता है कि आपको नहीं आइडिया होता परफेक्टली। मेरा मशवरा यही होता है कि आप एक दफ़ा सन ब्लॉक किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लें, ठीक है। वो बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, मॉइस्चराइज़र भी सिल्क प्लस है मेडिज़ोन फार्मा का, दैट इज़ रियली वेरी गुड, आई पर्सनली लव इट। और इसके अलावा मॉइस्चराइज़र एसीएम का बहुत अच्छा है, और इसके अलावा एक्वाफिल है डर्मा हेल्थ का, दैट इज़ रियली वेरी गुड। ये अच्छा, जो एक्वाफिल है और सिल्क प्लस है ये बजट फ्रेंडली हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका एसीएम के आ जाती हैं वो ज़रा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। लेकिन स्टिल आपने जो कॉस्मेटिक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं ना, वो नहीं लेनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, या ऐसे कंटेंट होते हैं मर्करी या स्टीरॉइड्स के जो आपके लिए लेटर बाद में आप कहते हैं जी हम धूप में निकलते हैं स्किन रेड हो जाती है, या रोजेशिया हो रहा है, या हमें वो इचिंग शुरू हो जाती है, या जलन शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये कि आप सही प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे। और ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस का एंड वाइटनिंग ड्रिप्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये कैसा है?
क्योंकि गोरा होना तो हर पाकिस्तानी मर्द औरत का जो है ना वो अव्वलीन फरीज़ा बन चुका है ना, वो तो उन्होंने कहा गोरा तो हमने लाज़मी होना है, गोरे ना हुए तो हम खूबसूरत कैसे लगेंगे? देखिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। हमें ये लगता है कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड है या एशिया में, अगर आप मैंने अमेरिका में प्रैक्टिस की है, वहाँ पे लोगों का दिल करता है टैन होने को। हाँ, मैं वही तो बता रही हूँ ना, पाकिस्तानियों को लगता है कि गोरे होंगे तो हाँ, खूबसूरत होंगे, हाँ, और अदरवाइज़ तो वो हम हमारे पीछे खूबसूरत नहीं हैं। पागल हो रहे होते हैं। उनको होता है कि अब हम इस एग्ज़ैक्टली। कलर के होंगे तो हम प्यारे लगेंगे। बिल्कुल। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप खुद अपने लिए सोच रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। अगर किसी के लिए कर रहे हैं तो बहुत हर्ज है, क्योंकि आज अगर आप उसको गोरे चाहिए तो कल शायद उसको आप पिंक चाहिए होंगे, पिंक चाहिए होंगे। उसका पर्पल चाहिए होंगे। सही तो बात है। छोड़ देंगे किसी को क्या चाहिए, सही बात आप है। क्या चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जो वाइटनिंग इंजेक्शन है, इसका ये इतना आसान मामला नहीं है कि आपने एक इंजेक्शन लगाया और आप गोरे होकर बाहर निकलेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। पहली चीज़ ये कि वो हैं क्या, वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। उसका साइड इफ़ेक्ट वाइटनिंग है, यानी कि वो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी की नीड से जब ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो वो लाइटनिंग या ब्राइटनिंग का इफेक्ट देंगे। अब वो कैसे आएगा कि जी आपने मेरी बॉडी के लिए वो डिफरेंट डोज होगी, आपके बॉडी वेट पे डिफरेंट होगी, किसी और के डिफरेंट होगी। लेकिन अगर कोई ओबीस है, उसको ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेशंस चाहिए, उसकी डोज़ ज़रा ज़्यादा हमें हाई रखनी पड़ती है। कोई स्मोकर है या कोई ड्रग यूज़र है, उसकी डेफिनेटली उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कोई ऐसा बंदा है जिसकी इम्यूनिटी लो है, उसको भी टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, और मज़े की बात है कि जिसका कलर जितना ज़्यादा टैन होता है उसको फ़र्क उतना ज़्यादा जल्दी नज़र आता है। यस, क्योंकि देखिए, अगर अब ऑफ वाइट और वाइट है, उसमें डिफरेंशिएट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए जब मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो पहले ही ज़रा उसकी तरफ है, तो मैं उनको मना कर देती हूँ कि देखिए, आप करवाएंगे भी तो आप मुझे हर सेशन में मेरा दिमाग खाएंगे कि जी मुझे तो फ़र्क नहीं आया, मुझे तो फ़र्क नहीं आया। लेकिन एक ऐसा बंदा जो टैन है और उसको जिस वक्त हम करते हैं तो डेफिनेटली उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। लेकिन 8 से 10 सेशन कम से कम चाहिए होते हैं कोई फ़र्क नज़र आने के लिए, और 30-35 ड्रिप्स कहीं नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद आपने टेपर करके छोड़नी होती हैं। फिर आपने सन ब्लॉक टू ऑल एक्सपोज पार्ट्स हमेशा, ठीक है। वो तो खैर वैसे भी आप इंजेक्शंस लगवाएं या ना लगवाएं तो टैनिंग को तो आपको अवॉइड करना है। दूसरा, उसको अपने टाइम पे लगाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने सपोज सैटरडे का दिन सेलेक्ट किया है तो इट शुड बी सैटरडे एवरी टाइम। अगर आप उसको संडे पे ले जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी बॉडी उसको एज एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर लेगी और मैं क्या कर सकती हूँ, उसका मैकेनिज्म है। और फिर हो सकता है कि वो आपकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट ना दे और वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले, या हो सकता है आपके नंबर ऑफ़ सेशंस बढ़ जाएँ। तो वो आपने बहुत सोच समझ के, वो हाथी पालने वाली बात है कि अगर आपके पास इतना है तो फिर आप सोचें। तो ये लाइफ टाइम प्रोसेस होता है, आपने लाइफ टाइम ड्रिप्स लगवाते ही जाना है, नहीं, नहीं, नहीं। इंजेक्शंस लगवाते जाना? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे मैंने आपको कहा कि 30 से 35 लगवा के और उसके बाद आप टेपर करके आप छोड़ सकते हैं, और फिर आप ओरल पे भी आ सकते हैं। और सन ब्लॉक की आप जब तक केयर करते हैं, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका भी किए हुए भी हमें 4-4 5-5 साल हो गए हैं, हमें दोबारा उनका नहीं करना पड़ा। हमने नहीं रिपीट किया उनका। तो ये अगर बजट की बात की जाए, 30 से 35 ड्रिप्स की या इंजेक्शंस की, तो कितना बजट आ जाता है मिनिमम और मैक्सिमम? तकरीबन आप कह लें कि जैसा लो डोज़ की होती है वो 16 से 18,000 के बीच में होती है, और जो आपके बूस्टर डोजेज़ होती हैं, यानी कि जो आपकी ज़रा हाई डोज़ पे आते हैं, वो आपकी 24,000 से लेके 28,000 के बीच में होती हैं। दूसरा, वो जो होता है ना कि जी ये फ़लानी कंपनी का डब्बा एक है, उसमें से वो करेक्ट डोजेज़ नहीं होती हैं, ठीक है। हम जो लगाते हैं, हमारे पास जो डोजेज़ आती हैं, मैं बेसिकली उसको इम्पोर्ट करती हूँ खुद बाहर से, और वो हर बॉडी के हिसाब से हम बॉडी वेट पे कैलकुलेट करके लगाते हैं। अब वो एक डब्बे के अंदर जो भी इंजेक्शंस आ रहे हैं, उनको अब कैसे मैं आपके लिए कैसे डिफरेंट करूँगी या किसी और के लिए कैसे डिफरेंट करूँगी? वो तो एक सेट आ रहा है, उसको तो मैं नहीं चेंज कर सकती। तो उसमें फिर आपकी मर्ज़ी के, हाँ, उसमें ग्लो आ जाता है, लेकिन उसमें उस तरह के रिज़ल्ट नहीं आते कि जो आप कहेंगे जी आप कुछ टोन्स लाइटर जा रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। और ये जो पिगमेंटेशन होती है और आपकी स्किन पैची हुई होती है फेस की, ये भी इससे ख़त्म हो जाती है कि इसके लिए कोई अलग से प्रोसीजर इससे होता है? अगर फ़र्ज़ करें अनइवन स्किन टोन है, बिल्कुल ठीक हो जाती है वो। लेकिन अगर पिगमेंटेशन है तो वो बेहतर होगी, अदरवाइज़ वो इससे ट्रीट नहीं होगी। पिगमेंटेशन अनफॉर्चुनेटली दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ट्रीट करना, क्योंकि उसमें हम कोई पैरामीटर ही नहीं है जिससे ये जज कर सकें कि आपकी पिगमेंटेशन किस लेवल की है। दूसरा, अक्सर पेशेंट को पीछे ये नहीं पता होता कि उसकी एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है, कॉज क्या है,
हुई क्यों है, ठीक, वो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा हो सकता है। 100% उसको हमें देखना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, किसी के लिए कोई चीज़ काम करती है, किसी के लिए कोई चीज़ काम करती है, किसी के लिए कोई। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में ज़लील करवाती है ना, वो पिगमेंटेशन का अरे ट्रीटमेंट वाह! है। क्या बात है! वो क्या बात है! डॉक्टर अरीज, हमें ना अभी तक अपनी स्किन टाइप भी नहीं समझ में आती। बहुत सारे लोगों को नहीं आती। वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जाके जब बात करते हैं तब जाके डॉक्टर उन्हें बता रहे होते हैं कि यार नहीं, ये स्किन टाइप मुझे लग रहा है तुम्हारी ये स्किन टाइप है। तो आप कुछ ऐसा बताएँ कि हमें खुद को समझ आ जाए कि हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कैसी स्किन है हमारी? सबसे आसान है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं और अभी आपने फेस वॉश नहीं किया है, उस वक्त आपने अपनी स्किन को एग्जामिन करना है। अगर आपको सारी स्किन पे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ऑयल आया हुआ है, ठीक है, सारी पे, ठीक है, इंक्लूडिंग आपकी जो हाई जो बोन्स हैं, चीक बोन्स हैं, इनके ऊपर भी आपको लग रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपकी ऑयली स्किन है। और फॉर्चुनेटली वो सबसे अच्छी होती है क्योंकि उसके ऊपर रिंकल्स बहुत देर से आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसे लग रहा है कि सिर्फ आपकी टी जोन पे आ रहा है, लाइक आपका नोज़ है और ऊपर फॉरहेड है, तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं और आपको फ्लेकी लग रही है स्किन, कि ठीक है, आपको हाथ लगाने पे वो खुरदरी लग रही है, बहुत बहुत बारीक बारीक फाइन लाइंस टाइप आपको लग रही हैं कि जी खिंची हुई है, आपको एक खिंचाव महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये कि आपकी ड्राई स्किन है। बिल्कुल ठीक है। तो बचपन में, मतलब टीन एज में, तो मेरी स्किन पे बहुत ऑयल आता था। मतलब जब सो के उठती थी ऐसा लगता था ओ डैम, इतना ज़्यादा ऑयल। लेकिन उसके बाद अब जब सो के उठती हूँ, इतना ऑयल नहीं होता लेकिन खिंची भी नहीं होती। मुझे तो बड़ी ग्लोई सी लग रही होती है हाँ, जब तो आप इसका सो के मतलब उठते हो। और आपकी ज़िंदगी के हर स्टेज में डिफरेंट हो सकती डिफरेंट है। हो जाती है ना, बिल्कुल, ये एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि आप जिस स्किन टाइप के साथ पैदा होंगे, आप उसी के साथ ही आप सारी ज़िंदगी मेरा गुज़ारेंगे। रात में जो एक ही स्टेप मैं तो करके सोती हूँ कि मैंने एक अच्छी वो वेज़लीन टाइप सी रखी होती है, नॉट पेट्रोलियम जेली, एक और वेज़लीन है जो मैंने बस हल्का सा फेस वॉश करके, वुज़ू करना होता है वो करके, मैंने बस अपने हाथों पे, पाँवों पे और अपने फेस पे वो वेज़लीन लगा के सो जाना है। और जब मैं सुबह में उठती हूँ कोई ऑयल नहीं होता बल्कि ग्लोई कर रही होती है स्किन। दैट्स तो परफेक्ट। वो अब, पहले बहुत ज़्यादा ऑयल आता होता था, तब तो ऐसे लगता था कि पता नहीं तेल लगा के सोई थी मुँह पे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी स्किन फिर क्या है, नॉर्मल है, ड्राई है, अब इस ऑयली वक्त है? तो आपकी नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ, सबसे अच्छी स्किन कौन-सी होती है? डेफिनेटली नॉर्मल। ओह डैम! हाँ, सबसे क्योंकि अच्छी देखिए, मेरी ही है हाँ, नहीं। ऑयली में आपको सबसे नुकसान ये होता है फिर एक्नी, हाँ, हाँ, ठीक है? एक्ने नहीं होती मुझे, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और एक्ने नहीं होती। ड्राई में आपको ये होता है कि रिंकल्स बहुत आते हैं, फिर वो उसमें आपकी रेडनेस बहुत आती है। लेकिन जो आपकी नॉर्मल स्किन है वो सबसे बेस्ट है, उसपे कोई भी मसला नहीं आ रहा होता। लेकिन ऐसा होता है कि मैं हाथ मुँह धो लूँ या वुज़ू कर लूँ तो मुझे फ़ौरन से पहले कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खिंच रही है नहीं, स्किन, नहीं, नहीं, वो तो वो या पानी शायद मुझे आदत है। नहीं, वो दूसरा वो पानी की वजह से भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसमें पानी अब अच्छा पानी हाँ, कहाँ आ रहा है। हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो वो एग्ज़ैक्टली। ज़ाहिर है उसके अंदर जो-जो कुछ है और जिस इलाके का जो-जो कुछ शामिल है उसमें, अब ये भी नहीं ना पता कि हम एक्चुअली पानी से कितना मुँह धो रहे हैं, हाँ, उसके अंदर क्या बिल्कुल, शामिल है, बिल्कुल, ये बिल्कुल, भी नहीं बिल्कुल। आपको पता वेरी है। ट्रू, वेरी तो ट्रू। वो इसलिए उसको छोड़ दें, अगर वो फ़ौरन के बाद तो वो ज़ाहिर है नेचुरल है, वो हर एक को फ़ील होता है। वो हुँ। ऑयली स्किन वाले को भी हो सकता है, ठीक है। यानी वो पानी का वो फ़ॉल्ट पानी है का कि होता भई है। अगर तो आपको, मुझे हाँ, ऐसा फ़ील होता है कि अगर मैंने 5 दफ़ा भी हाथ धोया ना, मैंने 5 दफ़ा मॉइस्चराइज़ करना है हाथों को। वो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, वो अच्छा। सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, हुँ। ठीक है? वो इसीलिए अगर आप देखें तो ऐसे लोगों के हाथ आपको हमेशा यंग लगेंगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली, लेकिन ऐसा अगर आप होता है। वही आप यंग बच्चियों में देखें जो अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ नहीं करती या पाँव को मॉइस्चराइज़ नहीं करती, तो उनका एक बड़ा मार्क्ड डिफ़रेंस होता है चेहरे का और हाथों और पैरों का। बिल्कुल ऐसे, वो बिल्कुल सिर्फ़ और ऐसे। सिर्फ़ ड्राई होने की वजह से। अक्सर आप बच्चियों के बाजू देखें ना, तो यहाँ पे उनकी स्किन बड़ी स्केली सी हो रही होती है। ऐसे ही है। ख़ास तौर पे वैक्स वग़ैरह करवा के, और वैक्स क्योंकि जिस वक़्त आप करवाते हैं तो उसमें आपकी पूरी एक लेयर उतरती है। तो हुँ। वो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा अजीब स्केली-स्केली सी हुई होती है। अच्छा, वैक्स से याद आया, हम जो यहाँ पे थोड़े-थोड़े से फेशियल हेयर होते हैं ना, बिल्कुल थोड़े-थोड़े, बहुत ज़्यादा नहीं भी हों, तो वो इतने से होते हैं तो हम उसको वैक्स करवा लेते हैं, और फिर हम आके कहते हैं मैं दाने निकल रहे हैं है यहाँ। ना? तो क्या करें? लेज़र, मेरा नहीं ख्याल है, अब आजकल इतना महँगा रहा है लेज़र कि आप ये कहें कि आप करवा ही नहीं सकते। अगर सारी ज़िंदगी की आप वैक्सेस को कैलकुलेट करें ना और लेज़र के सेशंस को करें, तो वो आपको बहरहाल बहुत सस्ता यार, पड़ता है। लेज़र से ख़त्म होते हैं बाल बिल्कुल? तकरीबन 80 टू 90% रिडक्शन हो जाती है, दैट इज़ हेल लॉट, हुँ। ठीक है?
और बहुत सारे एरिया से 100% भी चले जाते हैं। थिक बाल आपका 100% चला जाएगा, ठीक है, लेकिन जहाँ पर आपके फाइन हेयर होंगे वहाँ पर आपका ये होता है कि तकरीबन 10-20% वो मेंटेनेंस सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक आप ये कह लें कि 6 महीने बाद, साल बाद, तो वो क्या कहते हैं, लेकिन आपकी एटलीस्ट स्किन का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि अब आपने कहीं जाना है अचानक तो जी आप बालों से भरे हुए हैं, अब इसका आप क्या करें जी, रात को क्या करें, आधी रात को क्या करें। तो ये वो चीज़ें जो आपको, एक तो लेज़र हमेशा, जिस आप देखेंगे जो लोग करवा लेते हैं उनको एक्नी बहुत कम होती है क्योंकि पोर्स बंद हो जाते हैं। लेकिन अब आजकल बच्चियाँ बहुत ज़्यादा ट्विंकल रेज़र का इस्तेमाल करती हैं और जो हमारे पास आती हैं तो सिर्फ एक उसकी वजह से, क्योंकि आपने गलत डायरेक्शन में कर लिया। अब आप ऑपोजिट जिस वक्त जो ग्रोथ है हेयर की उसके करेंगे तो क्या होगा, आपके वो खुलना शुरू हो जाएंगे पोर्स। अब जब पोर्स खुलेंगे तो उसके अंदर फिर क्लॉगिंग होगी, क्लॉग होने के बाद वो जब ऑक्सीडाइज होंगे तो वो फिर आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स बनेंगे और वो फिर एक्नी बन के जाएंगे। तो वो एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो लेज़र इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मुझे लगता है अगर माएँ अपनी बच्चियों को सारी ज़िंदगी के लिए कोई चीज़ गिफ्ट कर सकती हैं ना, तो प्लीज़ उनका लेज़र करवा दें। डॉक्टर अरीज खालिद, हाथ तो बड़े खूबसूरत होते हैं लेकिन ये जो नकल्स वाला प्रॉब्लम होता है ना, ये बड़ा प्रोमिनेंट होता है और ये मेरा ख्याल सबके साथ ही होता है। आपकी अपनी अपनी स्किन टोन के लिहाज से आपके नकल्स कुछ लोगों के खैर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं, जैसे डार्क सर्कल्स कुछ लोगों के ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों के नकल्स का बड़ा इशू रहता है। तो ये नकल्स ख़त्म करवाने का, यानी ये जो डार्कनेस होती है आपके हाथों की या पाँवों की, वो कैसे ख़त्म हो सकती है? पहली चीज़ ये कि वो है क्यों। क्यों है? रीज़न आप बताएं। उसमें या आपको आयरन की कमी है या विटामिन B12, ओह, ठीक है। तो ऐसे लोगों के हम टेस्ट लाजमी मैं करवाती हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ कि हम, वही बात है, लेज़र भी हो जाता है इसमें, पिको लेज़र भी हो जाता है, क्यू स्विच भी हो जाता है। ये मतलब सही रहता है, लेज़र ख़त्म हो जाते हैं कि फिर थोड़े टाइम के बाद दोबारा फिर हो आ जाता है? जाएंगे ना, अगर आपने देखिए नीचे अंडरलाइन कॉज ख़त्म नहीं की फिर तो डेफिनेटली आएंगे वापस, ठीक है। अगर आप कॉज ख़त्म करके कर रहे हैं तो फिर नहीं आते वापस, ठीक है। और नकल्स में फिर हम यही होता है कि आपको ये भी कहते हैं कि आप ग्लाइकोलिक एसिड लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड आप एज़ इट इज़ कह के ले सकते हाँ, हैं हाँ, मेडिकल बिल्कुल ले स्टोर से? सकते हैं। आप ठीक है। 7% ले सकते हैं, उसमें डिफरेंट कंपनीज़ में आते हैं, तो वो आप बिल्कुल ले कौन सी सकते हैं। बेस्ट कंपनीज़ है? सिनर्जी एक कंपनी है, मुझे उनका बहुत पसंद है टोनर, दैट इज़ रियली वेरी गुड। और ये आप अपने हाथों पे, पाँवों पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इवन आपकी कुछ बच्चियों की जैसा होता है कि बैक पे एक्नी हुई और फिर वो वहाँ पर भी आपके स्पॉट्स रह गए तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने मॉइस्चराइज अच्छा करना है, ठीक है। ठीक है। और इवन अगर आपका ज़्यादा इशू होता है तो हम लेज़र के बाद फिर ये होता है कि कोई ना कोई, जिस तरह कॉजिक एसिड बेस्ड कोई क्रीम है वो भी ऐड करके आपको कहते हैं कि चाहिए आप इसको साथ ऐड कर लें तो उससे आपको बहुत बेहतर हो जाता है। तो यानी हम अगर मॉइस्चराइज़र के साथ ग्लाइकोलिक एसिड ऐड कर लें तो वो हमारे नकल्स में काफ़ी हद तक हेल्पफुल अच्छा, हो उसका सकता है? तरीका ये होगा कि एक तो आप अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, उन लोगों में से हैं जो ड्राइव करते हैं या दिन के वक्त धूप में काम करते हैं, तो दिन में आपने नहीं लगाना ग्लाइकोलिक एसिड। आपने रात को लगाया, जैसा थोड़ा सा आपने उनको रब किया किसी भी कॉटन के साथ लेके, एंड लेट इट ड्राई, ठीक है। उसको थोड़ी देर ड्राई होने दें, उसके बाद आप उसके ऊपर मॉइस्चराइज कर लें, ठीक है। ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि जी अब आप हर वक्त ये ग्लाइकोलिक एसिड लेके वो लगे हुए हैं तो वो फिर बहुत ओवर ड्राई हो जाएगी वहाँ अच्छा, से स्किन। घरों में ना अक्सर माएँ कह देती हैं कि तुम लोगों के ये है ना, इस पे लीमू रगड़ो, ठीक हो जाएँगे। यहाँ पे लीमू रगड़ो, उंगलियाँ जो हैं, नेल्स पे लेमन करो अच्छे से रब, आपके नेल्स अच्छे हो जाते हैं। तो ये इफ़ेक्टिव होता है? उसके बाद थोड़ा-सा नमक, मिर्च, मसाला डाल के रोस्ट भी कर लें। मतलब वो शायद अच्छा चाटने के काम आएँगे। बाकी तो मुझे नहीं इसकी समझ में आती क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अक्सर ये होता है कि जब माएँ कह रही होती हैं तो जिस वक़्त वो खुद किचन में मौजूद होती हैं तब वो बच्चियों को कहती हैं, अब क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज़ में लीमू डाला, अब वो बच गया, तो माएँ ज़ाया तो कुछ नहीं करती हैं। तो आप कहेंगी अब ये एग्ज़ैक्टली। रगड़ लो। आपको मैं एक मज़े की चीज़ बताती हूँ। मेरी फैमिली में एक आंटी हैं मेरी, वो फ्राई एग बनाती थी ना, जब फ्राई एग को हाँ, उन्होंने हाँ। वो तोड़ा और तवे पे या पैन पे उन्होंने वो डाला, उसके बाद वो जो एग के अंदर लेयर लग जाती है ना, उस लेयर को फिंगर पे लगा के तो वो यहाँ पे लगाती होती थी और वो कहती थी कि ये जो आईज़ के नीचे आपके रिंकल्स छोटे-छोटे आते हैं ना, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, मैंने भी ट्राई किया। मैं कहा चलो लेट्स ट्राई, इसमें क्या है, एग ही है हुँ। ना, वो लगाने में क्या है? तो मैंने किया लेकिन वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था। वुड यू बिलीव कि वो उससे वाक़ई आपको थोड़े टाइम के बाद ऐसे लगता है कि यस। आपकी आईज़ यहाँ से बड़ी स्ट्रेच होती हैं और आप उन्हें 10, 15, 20 मिनट के बाद जब वॉश आउट करते हो, तो आपको मेजर डिफ़रेंस खुद हुँ। से पता चलता है। तो हाँ। ये तो मुझे पसंद आया था। हाँ, ये मतलब मैंने कुछ खुद ये किया है ये ये। एक्चुअली अगर आपको इंस्टेंट चाहिए होता है ना, जिस तरह अब आप किसी फंक्शन पे जाना है और अब आपको थोड़ा-सा चाहिए कि जी एंटी एजिंग हो जाए, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। उस पे ये यस का एग वाइट जो है वो काम करती है। लेकिन थोड़ा-सा मुझे ज़रा ये इख्तिलाफ़ होता है कि
अब पता नहीं बाकी सबके साथ ऐसा होता है, ये रहा है या नहीं, कि मुझे लगता है कि हमारे टाइम पे जो माएँ थी ना, वो कुछ ज़ाया नहीं करना चाहती थी। वो आ, किसी ना किसी चीज़ की, बल्कि हर वो चीज़ जब उनको लगता था कि यार अब इसका कुछ बन नहीं सकता, वो उसकी अफ़ादियत ज़रूर बताती थी, हाँ है एग्जैक्टली ना? और उसको हाँ किसी ना किसी फ़ॉर्म में यूज हो आपके जाता ऊपर था अप्लाई करवा देती थी। यूज हो चाहे जाता वो था घर में कहीं उसके छिलके रखवा दें, चाहे वो कहीं पौधों में डलवा दें, चाहे वो पत्ती को पौधों में डलवा दें। ऐसा ही है ऐसा मतलब ही है मैं ये नहीं कह रही कि उनमें से कुछ भी काम नहीं करता, डेफ़िनिटली चीज़ें करती होंगी, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन हर चीज़ भी काम नहीं करती। यार लेकिन आप ये भी तो देखें ना, माओं की स्किन भी तो अच्छी है ना। अब आप ये भी देखें, मेरी मदर, मैं अपनी मदर की बात करूं, वो मेकअप नहीं करती। वो किसी भी इवेंट पे, किसी भी फंक्शन में जाने वक्त मेकअप नहीं करती। हमसे ज्यादा खूबसूरत वो लग रही होती अच्छा, है। अब उसमें मेरा सवाल ये है कि वो कितना ऐसी लाइट्स में एक्सपोज़ होती हैं, अच्छा, अब ठीक है, वो इतना ठीक है? लाइट्स में एक्सपोज नहीं होती, दूसरा लेकिन वो हीट में बहुत नहीं, जलती हैं। वो लेकिन जैसे वो जैसे अब किचन्स अच्छा में मैं आपको रहती हैं बताती और हूँ, काम अब करती हैं। स्मॉग आप कब से सुन रही हैं? उनके बचपन में उनसे पूछिएगा, उनको नहीं स्मॉग का थी, पता था? नहीं थी, नहीं उनको थी, अपनी जवानी में पूछिएगा, स्मॉग का पता था? नहीं थी। ठीक है? तो जो इस वक़्त एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम डील कर रहे हैं ना, वो उस जनरेशन ने नहीं किए थे। हम्म, प्लस आप जो भी इस वक़्त डाइट ले रही हैं, जो भी, यानी कि अक्सर हम अब पहले तो हम कहते हैं ना आपने बाहर का खाना नहीं खाना। अब आपके अपने घर के अंदर जो खाना बन रहा है ना, ठीक है? आप मुझे बताएँ कौन-सी चीज़ है जिसमें हार्मोन नहीं है? हम्म, कौन-सी चीज़ है जिसमें पेस्टिसाइड्स नहीं है? कौन-सी चीज़ है जिसमें फर्टिलाइज़र्स नहीं है? ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको इंटरनल डैमेज दे रही हैं, ठीक है? हम इस वक़्त एक आप कह लें कि जिस तरह के हार्श एनवायरनमेंट्स और हार्श चीज़ों में एक्सपोज़ हैं, या हमारे बच्चे एक्सपोज़ हैं, हमने कभी नहीं, मैंने अपने बचपन में कभी नहीं देखा था कि मेरी कोई फ्रेंड या मुझे 9-10 साल या 11-12 साल के अंदर एक्ने निकली हो या हम्म, देखी हो। मेरे पास अब बच्चे आते हैं 7-8 साल में और मुँह उनके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स से भरे होते हैं। यस। हमने कभी नहीं देखा था, ठीक है? और हमारे लिए शुरू में बड़ा शॉकिंग होता था कि यार इतना छोटा बच्चा, कि इतने छोटे बच्चे में भी ये हो सकता है। हम्म, हमने नहीं पहले कभी देखा था, तो हम आप ये कह लें ज़माने को उस तरह से हम कंपेयर नहीं कर सकते। हर ज़माने की अपनी एक मुश्किलात हैं, वो और तो अगर आप हमारी माँ से ऊपर हमारी नानियों से पूछेंगी तो उनके हिसाब से ये भी बहुत कुछ लगाती हैं, उन्होंने तो वो भी नहीं हाँ, लगाया था। बिल्कुल। और मैं देखती हूँ कि वो हमसे यंग भी ज़्यादा थे और वो हमसे खूबसूरत भी ज़्यादा थे। हम लोगों ने तो खूबसूरत बने हुए हैं। मैं तो सही बात कहती हूँ कि हम लोग तो मेकअप के बगैर हमारा कॉन्फिडेंस, वैसे मेरा तो है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मेकअप के बगैर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो घर से बाहर जा सकें। ठीक है? तो लेकिन अभी तक हम अपनी माँओं को, नानियों को, खालाओं को देखें तो वो तो एवरग्रीन ब्यूटीज़ हैं। मतलब मैंने वो अपनी नानी बूढ़ी को नहीं होती। हमेशा ताना मारते ये सुना, मेरी खालाओं को और मेरी अम्मी को, कि तुम लोग साबुन इस्तेमाल करते हो, हम तो बेसन से साफ हाँ, करते थे। एग्ज़ैक्टली बेसन से। अब मुझे बेसन नहीं सूट करता। अब हाँ। मुझे सब कहते हैं, मेरी इवन फ्रेंड है वो बेसन यूज़ करती है, उसने मुझे कहा बेसन से क्लेंज़ किया करो। भई मेरी स्किन तो बहुत ड्राई हो जाती है, बेसन से खिंच जाती है, यस, पापड़ बन जाती है, मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ? ठीक मैं है। नहीं करती। लेकिन अब जैसे मेरे अपने घर की एक प्रैक्टिस रही है कि मेरी खाला, मेरी मामा, हम तो जी बलाई से क्लेंजिंग करते होते थे। बलाई जैसा तो कोई इंग्रीडिएंट ही नहीं है, वो तो ऐसे ही आपको खूबसूरती बख्शता है। बलाई लगाओ और आप लेकिन उस वक़्त खूबसूरत। घरों में आप लेकिन देखिए, मुझे नहीं सूट करती। अच्छा वो क्यों नहीं करती? क्योंकि तब ये होता था कि अगर आप उनसे पूछे ना, तो वो जी हमारे फलाने ने भैंस रखी हुई थी, हमारे फलाने ने हाँ, गाय रखी हुई थी। अब हमारे पास जो दूध आ रहा है, अब उसकी जो बलाई है वो केमिकल बेस्ड बलाई है। हुँ, वो दूध कैसे बना है आपको पता है? हुँ, ठीक है? आप अभी कोई वीडियो आ जाएगी जी, पाउडर मिक्स हो रहा था वो दूध बन गया। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है? बिल्कुल अब ऐसा है। वो आपको पता है कि वो 100% वो दूध का है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें, ये चैलेंजेस भी तो देखें ना, ठीक है? मैं बलाई के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, अगर वाक़ई आपके पास अच्छी बलाई है, तो वो बहुत अच्छी है, हुँ। ठीक है? उसका कोई हर्ज नहीं अच्छा, है, वो नेचुरल मॉइस्चराइज़र वो है। कोई भी स्किन टाइप यूज़ कर सकता है? ऑयली ना करे, ठीक ठीक है। है? क्योंकि ऑयली पे अगर आप मज़ीद कोई ऑयली चीज़ लगाएँगे तो आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास वाक़ई आपको पता है कि ऑर्गेनिक बलाई है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, 3 चीज़ों के बारे में बताएँ जिनका मैंने बहुत सुना है। बलाई, कच्चे दूध से मैंने भी क्लेंज़ किया हुआ है, सूट करता है, मुझे तो करता है। हुँ, और कच्चा दूध, जैसे ही वो दूध आता है उसको बॉयल होने से पहले पहले निकाल लो हुँ। और उसको बेशक थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में रख दो, या नहीं भी रखना तो आप कॉटन से लेके बस अपने फेस पे ऐसे लगाओ तो उससे फ़र्क आता है, आपकी स्किन पे अच्छी होती है स्किन। और इसके अलावा देसी घी। इन तीनों के बारे में बताएँ, क्या ये तीनों डायरेक्ट हम अपने फेस पे अप्लाई कर दें तो अच्छा रिज़ल्ट्स देते हैं? अगर वही बात है कि अगर ऑर्गेनिक है तो इनमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ठीक है? इनमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह वो लोग जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, वो फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दैट इज रियली वेरी गुड। फटकड़ी से तो मतलब ऐसा Pores सुना है close होते मैंने हैं कि हाँ ठीक है, तो अगर ऑयली स्किन है, हाँ एक्नी बेस्ड स्किन है, डार्क भी करती है स्किन को, नहीं नहीं क्यों डार्क क्योंकि करेगी? वो जब लोगों को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है तब फटकड़ी यूज होती है तो वो कहते हैं अंडर आर्म्स हमारे डार्क हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। वो आपके होते हैं जो आप अगर फर्ज करें क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, या वही फिर बात है कि आपने वैक्स, आपको वो समझ नहीं आती कि एक्चुअली हो किसकी वजह से रही है। जो डार्क होंगे अगर आपके अंडर आर्म्स, तो वो आपके हमेशा अब्रेसिव ट्रीटमेंट्स की वजह से होते हैं, जिनमें वैक्स आ जाती है, रेजर का इस्तेमाल आ जाता है, या क्रीम्स का आ जाता है, वो उनकी वजह से हो रही है, बेचारी फटकरी का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रीच लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने मुझे बताना है ये 3 स्टेप्स, 10 स्टेप्स और 11 स्टेप्स रूटीन के क्या होते हैं, कि जो डे में किस तरह की रूटीन हमें फॉलो करनी है और नाइट में किस तरह की रूटीन फॉलो करनी है, और क्लिनजिंग हर रोज़ करना क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर आप फोमी क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी मैं 1 दिन से ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती, और वो भी ख़ास तौर पे जब आप रात को, यानी कि अब आपको ये लग रहा है कि आपने मेकअप किया था, ठीक है, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस वक्त है, बजाय से कि अब सुबह उठ के अब आपने ये कि आपकी जो नेचुरल बैरियर्स है ना उनको ना तबाह करें, बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड चीज़ें ना लगाएं, मतलब 7 स्टेप, 11 स्टेप, 14 स्टेप, यू आर नॉट अ सैंडविच प्लीज़, ठीक है, ये नहीं करें। क्लेंजिंग करें, मिनिमल क्लेंजिंग करें, उसके बाद आप मॉइस्चराइज करें, एक आधा सीरम, जिस तरह अगर विटामिन सी है या नाइसिनामाइड है वो आपने लगाना है, हाइलुरोनिक एसिड बिल्कुल सेफ़ है, हरे के लिए सेफ़ है, वो आप लगा सकते हैं, और सो जाएं, ठीक है। और उसके बाद उससे बेहतर है कि थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह कर लें, और जो आपने टाइम इतनी 7 स्टेप, 11 स्टेप, 14 स्टेप में करना है, प्लीज़ मत करें, ठीक है। और सुबह भी आप उठें, सिंपल रूटीन रखें, आपने बहुत आप ये कह लें कि हार्श किसी सोप से आपने साफ़ नहीं करना, लाइट से किसी फेस वॉश से, और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सुबह के टाइम आपने क्लेंजिंग करनी। क्या फेस वॉश और सोप यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है? थोड़े से आपके ये होता है कि क्यों पूरी रात में आपका सेल टर्नओवर हुआ होता है, ठीक है, तो उस वक्त आप सुबह अगर आप कर लेते हैं तो बेहतर एक ऑप्शन है, लेकिन बहुत वही फिर मैंने कहा हार्श वाली नहीं होनी चाहिए सुबह के टाइम, ठीक है। और क्योंकि आपके अपनी नेचुरल कुछ बैरियर्स भी आए होते हैं, आपने उसको भी तबाह नहीं करना, क्योंकि आप वही बात है कि अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो आप, और उस वक्त इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आपने फेस वॉश किया, आपकी डैम्प स्किन है, उसी वक्त मॉइस्चराइज करें और सन ब्लॉक लगा लें, और घर से निकलने से आधा घंटा पहले लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपका एक पाँव अंदर और एक बाहर है, या गाड़ी के अंदर बैठ के आप सन ब्लॉक लगा रहे हैं, उसको कम से कम आधा पौना घंटा लगता है काम शुरू करने में। बिल्कुल ठीक है। और यू हैव टू रिपीट इट एवरी 3 to 4 hours। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन, बहुत मज़ा आया, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा हेल्दी टिप्स ले के वो अपनी स्किन को और ख़ुद को कैसे निखार सकते हैं और खूबसूरत रख सकते हैं। थैंक यू। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप घर रह के अपनी स्किन को कैसे अच्छा रख सकते हैं और कौन सी ऐसी टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका कॉम्प्लेक्शन भी डल नहीं होगा। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।